हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट्स। हम प्रैक्टिकल एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने नर्सिंग प्रायोरिटीज़ कर रही थी, जिसके अंदर हम एंड उसकी जो भी प्रोसीजर है उससे रिलेटेड, भाई इसके बाद नर्सिंग एक्शन हमारा क्या रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा, वैसे हमें नोट्स में करवाए थे। अब उसके बाद जो हमारे पास होंडर्स की 8th एडिशन है ना, एनक्लेक्स की, उसमें कंप्रीहेंसिव टेस्ट दे रखे हैं। हमने कॉम्प्लेक्स केयर भी पढ़ी थी और उसके क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्रीहेंसिव टेस्ट, जो कि हमारे पास अराउंड 75 क्वेश्चन हैं। उनको हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक, जो कि एनक्लेक्स सॉन्डर्स का 8th एडिशन का लास्ट में दे रखे हैं कंप्रीहेंसिव टेस्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन बता रखा है, द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज़ बीन आइडेंटिफाई एज ए विक्टिम ऑफ फिजिकल अब्यूज। मतलब इमरजेंसी डिपार्टमेंट की नर्स है, वो एक ऐसे क्लाइंट की केयर कर रही है जो किस चीज़ का विक्टिम है, फिजिकल अब्यूज का वो विक्टिम है। इन प्लानिंग केयर ऑफ द क्लाइंट विच इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो जब हम उस क्लाइंट की केयर कर रहे हैं, तो हमारा पहला प्राइमरी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। उसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि वे अडेयरिंग द मैंडेटरी अब्यूज रिपोर्टिंग लॉ। जो हमारे पास जो अब्यूज रिपोर्टिंग लॉ होते हैं अब्यूज वाले, उसको अडेयर करेगी। नोटिफाई द केस वर्कर ऑफ द फैमिली सिचुएशन, या फिर जो केस वर्कर होता है फैमिली सिचुएशन का, उसको नोटिफाई करेगी। रिमूव द क्लाइंट फ्रॉम एनी इमीडिएट डेंजर। भाई जो भी वो क्लाइंट है जो कि फिजिकल अब्यूज का क्लाइंट है, उसको इमीडिएट जो भी डेंजर है उसके रिमूव करेगी। ऑब्टेनिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द अब्यूजिंग फैमिली मेंबर्स। क्या ऑब्टेन करेगी, ट्रीटमेंट करेगी फ्रॉम द फॉर द जो अब्यूज की फैमिली है ना, जो क्लाइंट जिसका फिजिकल अब्यूज हो रहा है उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए ट्रीटमेंट को ऑब्टेन करेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी मान लो फिजिकल अब्यूज हो, फिजिकल अब्यूज के केस में फिजिकल अब्यूज हो या फिर सेक्सुअल अब्यूज कुछ भी, उसमें हम क्या करते हैं भाई, क्लाइंट रिमूव फ्रॉम द डेंजर, फ्रॉम द डेंजर। हमें डेंजर से क्लाइंट को रिमूव करना ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमेशा। उसके बाद मतलब हम सारे काम करते हैं भाई, केस वर्कर को भी नोटिफाई करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी, एंड उसके लिए कुछ मेडिको लीगल एक्शन लेना पड़ता है, उसके लिए भी जिम्मेदार रहते हैं। लेकिन जो हमारा सबसे पहले जो वो होता है नर्सिंग प्रायोरिटी हमारी जो भी होती है, वो हमारी होती है भाई, क्लाइंट को हम इमीडिएट डेंजर से रिमूव करेंगे। उसके बाद ही उसके जो भी फर्दर ट्रीटमेंट है भाई, फैमिली वालों को केयर प्रोवाइड करनी है, फिर कुछ भी प्रोवाइड करना है, उसके बाद हम उसको इमीडिएट डेंजर से रिमूव करके ही करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है, जैसे पहला एडेयर मैंडेटरी ला, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास कौन सा आंसर इसका बेस्ट रहेगा, दैट इज रिमूव द क्लाइंट फ्रॉम द इमीडिएट डेंजर। हम क्लाइंट को इमीडिएट डेंजर से रिमूव करते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आंसर 3। ठीक है, आंसर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्यों, ये आपको याद रखनी है कि भाई अगर किसी भी पेशेंट में कोई भी डेंजर है, फिजिकल अब्यूज का हो, कुछ भी हो, तो उसको हम जो उसका इमीडिएट डेंजर है ना, उससे उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद उसका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसलिए इस चीज़ का आंसर होगा आंसर 3। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, द नर्स असेसिस ए क्लाइंट विद एडमिटिंग डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, दैट इज मैनिया, विच क्लाइंट सिम्टम्स रिक्वायर द नर्स इमीडिएट एक्शन। मतलब बीपीडी का, बाइपोलर डिसऑर्डर का हमारे पास पेशेंट है, बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, मतलब बाइपोलर मतलब दैट इज दो पोल। दो पोल कौन कौन से, एक तो डिप्रेशन का फेज एंड एक मैनिया का फेज। डिप्रेशन एंड मैनिया, हमारे पास दो मूड डिसऑर्डर हो जाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में, एक तो मैनिया एंड एक डिप्रेशन, जिसमें जो हमारा मूड होता है वो बिल्कुल डिप्रेस रहता है, बिल्कुल लो लो स्टेज का होता है। मैनिया में एलिवेशन ऑफ द मूड हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके मैनिया के कई टाइप होते हैं, जैसे एक्यूट मैनिया, हाइपर एक्यूट मैनिया, डिप्रेशन भी एक्यूट, क्रोनिक, ऐसे करके, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक है। मैनिया के लिए हम लिथियम ड्रग का यूज़ करते हैं इस, और डिप्रेशन के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे तीन तरह की होती है। एक तो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है, एक SSRI होती है। जो डिप्रेशन होता है ना, इसमें सेरोटोनिन होता है हमारे पास, वो डिक्रीज हो जाता है, एंड मैनिया में हमारे पास सेरोटोनिन है, वो इंक्रीज हो जाता है। इसमें तो मैनिया में तो इंक्रीज एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है पेशेंट की, एंड इन डिप्रेशन डिक्रीज एक्टिविटी, उसमें पेशेंट की एक्टिविटीज है वो सारी डिक्रीज हो जाएंगे, वो डेली लिविंग की एक्टिविटीज भी, और उसके जो भी वो काम कर रहा है उसकी एक्टिविटी सारी डिक्रीज हो जाएंगी, मूड का भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कोई बॉडी सिम्टम होगा वो डिक्रीज रहेगा, एंड मैनिया में इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अब इसमें बाइपोलर का बताया गया है, मेनली किसका बताया, मेनिया के बारे में पूछा गया है कि भाई उसको मैनिया हो रहा है, मैनिया का फेज चल रहा है। बाइपोलर हम दो फेज बताए, डिप्रेशन एंड मैनिया, तो उसमें मैनिया का फेज चल रहा है, तो उसमें इमीडिएट उसके क्लाइंट के सिम्टम देख के, मतलब क्लाइंट का कौन सा सिम्टम देखेगी नर्स, जिससे उसको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। अब पहला ऑप्शन हमारे पास इंसेंट टॉकिंग एंड सेक्सुअल इंडोजेंस,
ग्रैंडियोस डिल्यूजन एंड पुअर कंसंट्रेशन, मतलब उसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होती है हमारे पास, उसमें जो क्लाइंट है ना वो अपने आप को सर्वोपरि मानने लग जाता है, जैसे कि भाई मैं ही भगवान हूँ, ऐसे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो जाता है इन द स्टेज ऑफ द माइल्ड मैनिया। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर मैनिया, 4 तरह की मैनिया हो गई हमारे पास। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हमारे पास जो सीवियर मैनिया होता है उसमें हो जाता है भाई। और कंसंट्रेशन उसकी पुअर हो जाती है, जो कंसंट्रेट करने की एबिलिटी होती है वो उसकी कम हो जाती है। फिर आउटलैंडिश बिहेवियर एंड इनएप्रोप्रिएट ड्रेस भाई, या फिर वो मतलब ड्रेस को ढंग से नहीं पहन रहा, ये एक नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी एंड पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक। अब मैनिया के सिम्टम क्या होते हैं भाई, वो ज़्यादा ही कंसंट्रेटेड रहता है, मतलब क्या हो जाता है उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी वजह से वो खाना भी ढंग से नहीं खा पाता भाई। वो जैसे वो खाएगा, 2 बाइट लेगा खाने के, उसके बाद फिर से घूमने लग जाएगा, फिर से 2 बाइट खाएगा, मतलब रैपिड शिफ्टिंग करता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के ऊपर। उस दौरान उसको वो ढंग से ना तो खाना पी पाएगा और उसको पुअर न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, देखिए इसमें मैनिया के केस में क्या होता है हमारे पास, पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक हो जाता है, पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसको फिंगर फूड्स सजेस्ट करते हैं, फिंगर फूड्स, ताकि वो पेशेंट घूमता भी रहे और साथ साथ खाना खा सके। इस रीजन से हम उसको फिंगर फूड्स प्रोवाइड करते हैं, वह पेशेंट में ना तो न्यूट्रिशन की कमी हो और वो अपना आराम से खाना भी खा सके, ठीक है। अब डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, अब इमीडिएट एक्शन उस चीज़ के लिए भाई, वो एक तो नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है पेशेंट, ठीक है, नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो खुद को भी हार्म कर सकता है और सामने वाले बंदे को भी हार्म कर सकता है, एक तो ये होगा। और पूर न्यूट्रिशन, उसका न्यूट्रिशन इंटेक भी बिल्कुल पूर हो गया है, तो इस कंडीशन में नर्स इमीडिएट एक्शन इसी चीज़ का लेगी कि भाई एक तो नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है और एक पुअर न्यूट्रिशन का इंटेक कर रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर 4 इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें नॉन स्टॉप फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है पेशेंट और प्योर न्यूट्रिशन इंटेक कर रहा है, जिसकी वजह से नर्स का इमीडिएट एक्शन हो जाएगा, वो हमारा 4 नंबर वाला एक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु वाज इनवॉल्यूंटरी हॉस्पिटलाइज्ड टू ए मेंटल हेल्थ यूनिट एंड इज शेड्यूल फॉर इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। भाई मेंटल हेल्थ यूनिट में आया है एंड उसको ईसीटी लगनी है, दैट इज ईसीटी। द नर्स नोट दैट इन्फॉर्म कंसेंट हैज नॉट बीन टेकन, भाई इन्फॉर्म कंसेंट उनके द्वारा नहीं लिया गया है। बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द नर्स बेस्ट डिटर्मिनेशन इन द प्लानिंग केयर, तो इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया है तो नर्स क्या केयर करेगी उसमें। अब पेशेंट को चल रही ईसीटी, ठीक है, ईसीटी में हमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना पड़ता है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार हमें इन्फॉर्म कंसेंट नहीं लिया गया है, जो नर्स ने देखा कि भाई इन्फॉर्म कंसेंट नहीं ले रखा, तो इस कंडीशन में नर्स क्या करेगी। अब ईसीटी हमारे पास ट्रीटमेंट होता है जो हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उनके लिए ईसीटी हमारा ट्रीटमेंट होता है, लाइक शिजोफ्रेनिया, ठीक है, एंड सीवियर डिप्रेशन। इन चीज़ों के लिए हम ईसीटी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें इसको हम 0.5 सेकंड के लिए देते हैं, 90 to 120 वोल्ट तक हम इसमें करंट यूज़ करते हैं। यूनिलेटरल भी देते हैं, बाईलेटरल भी। अब मॉडिफाइड नॉन मॉडिफाइड ईसीटी, मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है ईसीटी का, इसको एक फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये याद रखना भाई, ईसीटी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे शिजोफ्रेनिया एंड सीवियर डिप्रेशन के केस में यूज़ की जाती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसके लिए हमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब बहुत ही नेसेसरी है ये ईसीटी के लिए इन्फॉर्म कंसेंट लेना। तो इस क्वेश्चन में बता भाई इन्फॉर्म कंसेंट नहीं ले रखा, तो इस केस में क्या करेगी, जो इन्फॉर्म कंसेंट का काम होता है ना वो किसका होता है, ओनली टेकन बाय द पेशेंट, ओनली गिवन, सॉरी टेक तो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल करेंगे, ओनली गिवन बाय द पेशेंट ओनली। सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी यही आती है भाई, ओनली हमें पेशेंट से ही कंसेंट लेना है, चाहे वो आप उसके ऊपर कोई प्रोसीजर कर रहे हो, चाहे ईसीटी कर रहे हो, कैथेटराइजेशन कर रहे हो, मतलब जो भी इन्वेजिव प्रोसीजर होंगे उनके लिए हमें कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है और वो कंसेंट ओनली पेशेंट के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इन केस हो, अगर वो 18 साल से नीचे है, ठीक है, 18 साल से नीचे, तो उस केस में हम उसके गार्जियन से उसका कंसेंट लेते हैं, ठीक है। 18 साल से नीचे बता दो गार्जियन से लेते हैं। लेकिन अगर मेंटल डिसऑर्डर वो है, अगर जो ऐसा बंदा है जो वो भाई कंसेंट नहीं दे सकता, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, उसके लिए उसके गार्जियन ही जिम्मेदार होते हैं उसके कंसेंट देने के लिए। तो हमारे पास हम फर्स्ट प्रायोरिटी को हमेशा ध्यान रखते हैं कि भाई ओनली कंसेंट इज गिवन बाई ओनली द पेशेंट, भाई पेशेंट के द्वारा ही कंसेंट लिया जाएगा। तो अब इन ऑप्शन में जो भी हमारे ये करेक्ट होगा भाई, क्लाइंट के द्वारा जो भी बताया गया है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो इन्फॉर्म कंसेंट डज नॉट नीड टू बी टेकन, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें इन्फॉर्म कंसेंट तो हर कंडीशन में लेना है। अगर हम इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं तो ईसीटी कर रहे हैं तो द इन्फॉर्म कंसेंट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली, हम मतलब फैमिली से ले सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बताई गई कि भाई या तो 18 साल से छोटा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है कि भाई वो कंसेंट नहीं दे सकता, माइनर है वो। तो ये इस क्वेश्चन में ये भी कोई कंडीशन डिस्कस नहीं की गई है। द इन्फॉर्म कंसेंट नीड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द क्लाइंट, हाँ ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि इसमें बताया गया है कि भाई जो इन्फॉर्म कंसेंट है ना वो टेकन किया जाएगा किससे, ओनली क्लाइंट के द्वारा ये लिया जाएगा। अब अगला है द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल प्रोवाइड, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कभी भी कंसेंट नहीं देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आंसर 3 इज करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, आंसर 3, ठीक है। क्योंकि कंसेंट लिया जाता है वो ओनली किसके द्वारा लिया जाता है, मतलब किससे दिया जाता है, ओनली जो हमारा क्लाइंट है ना वो ही उसको इन्फॉर्म कंसेंट देगा। गार्जियंस वाली जो फैमिली मेंबर्स वाली बात है वो तब आती है जब या तो 18 साल छोटा हो, माइनर हो, उस कंडीशन में फैमिली मेंबर्स कंसेंट दे सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं किया गया, तो इस कंडीशन में ये क्लाइंट ही उसका इन्फॉर्म कंसेंट देगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है। एक क्लाइंट न्यूली डायग्नोस विद डायबिटीज मेलाइटस, भाई उसको डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है, इज इंस्ट्रक्टेड बाई प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू ऑब्टेन ग्लूकागोन, कि भाई उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको क्या दिया, इंस्ट्रक्ट किया कि भाई वो ग्लूकागोन को इमरजेंसी यूज के लिए घर पर रखे, ठीक है। द क्लाइंट आस्क ए होम केयर नर्स अबाउट द पर्पज ऑफ द मेडिकेशन, भाई जो क्लाइंट है ना जिसके डीएम था, डायबिटीज मेलाइटस था, उसने एक नर्स से पूछा कि भाई जो डॉक्टर साहब ने ये ग्लूकागोन बताया है ये किस पर्पज के लिए बताया है। वट इज द नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट क्वेश्चन, तो नर्स का सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स क्या रहेगा क्लाइंट के क्वेश्चन के लिए, जिसमें पहला ऑप्शन है इट विल बूस्ट द सेल्स इन योर पैंक्रियाज इफ यू हैव इनसफिशिएंट इंसुलिन, कि भाई ये आपकी पैनक्रियाज की सेल्स है ना उनको बेस्ट बूस्ट करेगा अगर आपके पास इनसफिशिएंट इंसुलिन होगा तो, ठीक है। इट विल हेल्प प्रमोट इंसुलिन अब्जॉर्प्शन, ये इंसुलिन के अब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा। व्हेन योर ग्लूकोज लेवल इज हाई, अगर आपका ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो, ठीक है। एंड इट इज फॉर द टाइम्स व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज इज टू लो फ्रॉम द टू मच इंसुलिन, अगर आपने मान लो ज़्यादा इंसुलिन ले लिया है उस कंडीशन में आपका ब्लड ग्लूकोज डाउन आ गया, तो उस कंडीशन के इमरजेंसी पर्पज के लिए हम ग्लूकागोन को आपको सुझाव कर रहे हैं, ठीक है। इट विल प्रिवेंट लिपोट्रोफी फ्रॉम द मल्टीपल इंसुलिन इंजेक्शन ओवर द ईयर्स, मतलब जब हम सबकुटेनियस इंसुलिन का यूज करते हैं, सबकुटेनियस इंसुलिन यूज, जिसकी वजह से लिपोट्रोफी हो जाती है, जिसमें मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द फैट, इंसुलिन यूज देन ब्रेक डाउन ऑफ द फैट, ब्रेकिंग ऑफ द फैट, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट का ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको लिथोट्रोफी बोलते हैं इस कंडीशन को। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है, भाई मान लो डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, उसने उसको जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उसको इंसुलिन भाई उसकी चला रखी है, इंसुलिन सबकुटेनियस उसकी चला रखी है, ठीक है। अब जो इंसुलिन का क्या काम होता है भाई, वो लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है इंसुलिन। अगर मान लो आप किसी कंडीशन में पेशेंट ने फास्टिंग कर ली, फास्टिंग कंडीशन कर ली, भाई पेशेंट ने खाना नहीं खाया बट टेकन इंसुलिन, लेकिन उसने इंसुलिन ले लिया। अब इंसुलिन तो अपना काम करेगा भाई बॉडी में, अगर हमने इंजेक्ट किया है सबकुटेनियसली तो वो तो अपना काम करेगा। अब पर्सन का जो ग्लूकोज था वो नॉर्मल रेंज में था, मतलब कितना था 70 से 100 mg/dl था उसका, लेकिन हमने उसने इंसुलिन फिर भी ले लिया, लेकिन फास्टिंग कंडीशन, उसने कुछ खाया पिया नहीं था, ठीक है। अब 70 से 100 उसका पहले ही था, उसने इंसुलिन ले लिया, अब उसका ब्लड ग्लूकोज बिल्कुल लोअर आ जाएगा, ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब वो क्या आ जाएगा 70 से भी नीचे आ जाएगा, उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया बोल देंगे, भाई पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया चलेगा। अब हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन आ रही हो जाएंगे उसकी, हाइपोग्लाइसीमिया, कोमा भी हो सकता है, सीजर्स आने लग सकते हैं उसको, ठीक है, या फिर उसकी एवन डेथ भी हो सकती है ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो अब इंसुलिन लिया सबकुटेनियसली, अब उसका इंसुलिन ने तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कर दिया, फास्टिंग कंडीशन थी, लेकिन इंसुलिन ले लिया तो इंसुलिन तो घटाएगा ब्लड ग्लूकोज को, तो पेशेंट चला गया हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए अगर मान लो गलती से इंसुलिन की डोज ज़्यादा भी लग गई और पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा डाउन चला गया, तो हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए जो हम ग्लूकागोन इंजेक्शन है जिसका जिक्र क्वेश्चन में किया गया है उसको हम यूज़ करते हैं एज ए इमरजेंसी पर्पज। आई होप आपको समझ में आ गया, ग्लूकागोन को यूज करते हैं इन द केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट फॉर द इमरजेंसी पर्पज, क्योंकि इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को ज़्यादा डाउन कर देता है। उस कंडीशन में क्या होगा भाई, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट में ग्लूकागोन को देते हैं इमरजेंसी के लिए, ठीक है। एंड अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही बताया गया है, इट विल बूस्ट द सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, ये
पैनक्रियाज की सेल्स को कभी बूस्ट नहीं करता, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, जो हमारी बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियाज, उनकी तरह ही काम करता है। वो भी इंसुलिन सीक्रेट कर रही थी, लेकिन डायबिटीज मेलाइटस में उन सेल्स की डेफिशिएंसी की इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हम बाहर से इंसुलिन दे रहे थे, तो सेल्स को बूस्ट अप नहीं करता। इट विल हेल्प प्रोमोट इंसुलिन अब्जॉर्प्शन, भाई इंसुलिन के अब्जॉर्प्शन को कभी भी हेल्प नहीं करता ग्लूकागोन, क्योंकि जो इंसुलिन एंड जो ग्लूकागोन है वो एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है। मतलब अगर इंसुलिन बढ़ जाएगा बॉडी में तो ग्लूकागोन से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो ग्लूकागोन कभी भी इंसुलिन के अब्जॉर्प्शन को प्रमोट नहीं करेगा। एंड इट इज द टाइम व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज टू लो फ्रॉम द इंसुलिन। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसमें बताया गया है कि भाई आपका ब्लड ग्लूकोज बिल्कुल लो आ जाएगा, क्योंकि आपने ज़्यादा इंसुलिन ले लिया, तो उस कंडीशन में आपके लिए ग्लूकागोन इंजेक्शन सजेस्ट किया गया है। तो ये आंसर नर्स देगी पेशेंट को। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप ढंग से समझना। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा से देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है, द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर टू ए यूरेटो रिकन अमेरिका क्लाइंट हु इज टर्मिनली इल। भाई एक पेशेंट है जो कि टर्मिनली इल है, न्यूमरस फैमिली मेंबर्स आर प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर्स उसके प्रेजेंट हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है वो टर्मिनली इल है, तो उसके भाई फैमिली मेंबर्स वाले आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड मैनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर वेरी इमोशनल, और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। वट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन फॉर दिस क्लाइंट। तो उस क्लाइंट के लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन हमारे पास क्या होगा। पहला है हमारा रेस्ट्रिक्ट द नंबर्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स विजिटिंग एट वन टाइम। भाई हम फैमिली मेंबर्स को रेस्ट्रिक्ट करेंगे विजिट करने के लिए। इन्फॉर्म द फैमिली दैट इमोशनल आउटबर्ट्स आर टू बी अवॉइडेड। हम फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे कि जो भाई आपको इमोशनल आउटबर्ट्स हो रहे हैं ना, उसको आप भाई क्या करो, अवॉइड करो। मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर दैट फैमिली मेम्बर्स कैन विजिट। कुछ ऐसे अच्छे इंतजाम करो, अरेंजमेंट करो भाई उसके फैमिली मेम्बर्स है ना उसके मिल सके। एंड अगला है हमारा कॉन्टैक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू स्पीक टू द फैमिली रिगार्डिंग द बिहेवियर। तो या फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, उसको बोल लेंगे, उसको कॉन्टैक्ट करेंगे, भैया आप बात करो उसकी फैमिली से रिगार्डिंग देयर बिहेवियर। तो उसमें सब चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं कि भैया अगर वो टर्मिनली इल पेशेंट है ना, रेस्ट्रिक्ट द फैमिली नंबर ऑफ विजिटर, ये हम उसका कभी नहीं करेंगे। रेस्ट्रिक्ट हम कभी भी नहीं करते, हम अलाउ करते हैं फैमिली मेम्बर्स को कि भाई वो पेशेंट से मिल ले, ताकि पेशेंट की एंजाइटी लेवल कम हो सके और वो मतलब आराम से कंफर्टेबली रह सके। इन्फॉर्म द फैमिली दैट इमोशनल आउटबर्ट्स टू बी अवॉइडेड। हम ये कभी भी किसी फैमिली मेम्बर्स को ये नहीं कह सकते कि भाई आप अपने इमोशनल आउटबर्ट्स को अवॉइड करो, क्योंकि उनके जो फैमिली मेम्बर है वो टर्मिनली इल है, उसकी डेथ होने वाली है, तो उनमें इमोशनल आउटबर्ट्स होना लाजमी है। उसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा। मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट सो दैट फैमिली मेम्बर्स कैन विजिट। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है, आंसर 3 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हम उसको अलाउ करेंगे और उसके लिए अरेंजमेंट भी करेंगे कि भाई जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं ना वो पेशेंट से आराम से मिल सके, जिसकी वजह से टू रिड्यूस द एंजाइटी, रिड्यूस एंजाइटी ऑफ द पेशेंट, एंजाइटी ऑफ द पेशेंट एंड टू प्रमोट कंफर्ट, टू प्रमोट कंफर्ट। और कंफर्ट को प्रमोट करने के लिए हम उसको नेसेसरी अरेंजमेंट करेंगे, ताकि फैमिली मेम्बर्स उसको क्लाइंट से मिल सके। और पेशेंट की जो टर्मिनली इल में हम क्या करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स को डिक्रीज करते हैं और उसके फैमिली मेम्बर्स को अलाउ करते हैं भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेशेंट से मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास आंसर 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्लाइंट प्रेजेंट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अपर जीआई ब्लीडिंग। भाई इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ईडी में एक क्लाइंट आया जिसको क्या हो रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है। इसमें ये बताया गया है भाई क्लाइंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और उसको जो अपर जीआई में ब्लीडिंग हो रही है, अपर जीआई ट्रैक्ट में, एंड इज इन मॉडरेट डिस्ट्रेस, वो मॉडरेट डिस्ट्रेस में है पेशेंट। इन प्लानिंग केयर व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर दिस क्लाइंट। तो हमारे पास इस क्लाइंट की प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन में सबसे पहले हम क्लाइंट का क्या करेंगे वो आता है भाई, हम सबसे प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी। तो इसमें पहला ऑप्शन है असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइन, भाई उसके वाइटल साइंस को असेस करेंगे। कंप्लीशन ऑफ द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जो हमारा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है उसको हम कंप्लीट करेंगे, जो कि जिसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, जिसमें कई स्टेप्स आते हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, ऐसे। ठीक है, इंसर्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो भी हमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब प्रेस्क्राइब की है उसको हम क्या करेंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे। थ्रू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स, जो प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इन द केस ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग और इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हम सबसे पहले उसके वाइटल्स को असेस करते हैं। मतलब कोई भी पेशेंट आता है भाई, मान लो उसको अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है, उसकी जीआई ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें क्या करेंगे, हम वाइटल्स असेस करेंगे।
वाइटल्स असेस। स्पेशली क्या करेंगे, एक तो बीपी एंड एक हार्ट रेट, क्योंकि अगर ब्लीडिंग हो रही है इन केस ऑफ ब्लीडिंग के केस में क्या होता है, ब्लीडिंग के केस में पेशेंट इज इन रिस्क ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। पेशेंट किसके रिस्क में चला जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक के केस में चला जाता है, जिसमें क्या होगा, हार्ट रेट तो इंक्रीज हो जाएगी और बीपी हमारा डिक्रीज हो जाता है। इस रीजन के कारण हम उसका वाइटल साइंस को असेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली नर्सिंग प्रायोरिटी हमारे पास यही आ जाता है कि भाई उसके वाइटल्स को असेसमेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो कंप्लीशन हो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ये भी करेंगे, लेकिन ये इसके बाद का स्टेप है। एंड एनजी ट्यूब जो प्रेस्क्राइब कर रखी है फॉर द डिकम्प्रेशन, उसको भी हम यूज करते हैं, लेकिन बाद में। एंड इन्वेस्टिगेशन तो हम पूरे जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल रहेगा तब तक करते ही रहते हैं। लेकिन जो हमारी फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी इसमें पूछी गई थी, प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो उसमें हम असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइंस हमारी प्रायोरिटी रहती है। तो इसका हमारा आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विद डिमेंशिया। भाई डिमेंशिया का पेशेंट है, उसमें नर्स क्या कर रही है, असेसमेंट कर रही है। विच पीस ऑफ डाटा गैदर ड्यूरिंग द असेसमेंट इंडिकेट्स ए मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद द डिमेंशिया। मतलब जो उसने डाटा गैदर किया है पेशेंट से असेसमेंट के दौरान, तो उसमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो कि इंडिकेट करता है भाई वो पेशेंट डिमेंशिया का ही है। मतलब उसको डिमेंशिया का कौन सा सिम्टम है जो उसको भाई कंप्लीटली इंडिकेट कर रहा है। यूज ऑफ कंफाबुलेशन, भाई कंफाबुलेशन का यूज कर रहा है। इंप्रूवमेंट इन द स्लीपिंग, भाई उसकी सिंपली स्लीपिंग जो पैटर्न है उसमें इंप्रूवमेंट आया है। अब्सेंस ऑफ द सनडाउन सिंड्रोम, उसके जो सनडाउन सिंड्रोम है उसका अब्सेंट है। एंड प्रेजेंस ऑफ द पर्सनल हाइजीन, भाई पर्सनल हाइजीन उसकी प्रेजेंस है। अब डिमेंशिया क्या होता है, डिमेंशिया में मेमोरी लॉस हो जाती है, मेमोरी लॉस मेनली। अगर एक वर्ड में डिस्कस करना चाहिए डिमेंशिया क्या होता है, डिमेंशिया को बोलते हैं मेमोरी लॉस। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स में एक तो कॉन्फाबुलेशन, दैट इज कॉन्फाबुलेशन। कॉन्फाबुलेशन क्या होती है, अभी ये बात आती है भाई। कॉन्फाबुलेशन होता है फिलिंग द गैप्स ऑफ द मेमोरी विद फॉल्स थिंकिंग। मतलब कॉन्फाबुलेशन होता है भाई वो जो उसके जो मेमोरी गैप्स है ना, भाई उसको याददाश्त तो उसकी खत्म हो जाती है, मेमोरी लेस हो जाता है उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है। तो उसमें क्या करेगा वो जो मेमोरी के गैप है ना उनको झूठी बातों से भर देगा, झूठी सोच के, मतलब मन गढ़ंत कहानी बता देगा, उसको बोलते हैं कॉन्फाबुलेशन। और इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज स्लीप हो जाती है, जो डिमेंशिया सिम्टम होता है। और क्या होता है भाई, डिक्रीज हाइजीन, डिक्रीज सेल्फ हाइजीन, भाई वो हाइजीन भी उसकी कमी हो जाता है, हाइजीन की कमी भी। और क्या होता है उसके अंदर एक जो होता है, एक सनडाउन सिंड्रोम होता है, सनडाउन सिंड्रोम, प्रेजेंस ऑफ सनडाउन सिंड्रोम। ये हमारे पास सिम्टम्स होते हैं वो डिमेंशिया के। कौन से, कॉन्फाबुलेशन मतलब जो मेमोरी गैप्स है ना उसको झूठी बातों से फिल कर देना, और स्लीप उसकी डिक्रीज रहेगी, और डिक्रीज सेल्फ हाइजीन डिक्रीज रहेगी। एंड प्रेजेंस ऑफ द सन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन बताए गए हैं, प्रेजेंस ऑफ द पर्सनल हाइजीन, प्रेजेंस नहीं होती है, अब्सेंस होती है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। अब्सेंस ऑफ सनडाउन सिंड्रोम, अब्सेंस नहीं होता, ये प्रेजेंट होता है, इसलिए गलत हो गया। इंप्रूवमेंट इन द स्लीपिंग, ये भी गलत है क्योंकि इसमें स्लीप डिक्रीज हो जाती है। तो एलिमिनेट करके हमारे पास सबसे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट इज आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। भाई यूज ऑफ द कॉन्फाबुलेशन, कि भाई डिमेंशिया का पेशेंट है वो कॉन्फाबुलेशन का यूज करता है, मतलब जो उसके मेमोरी गैप्स हैं उनको झूठी बातों से फिल करने लग जाता है। तो ये ऑप्शन, इसको एलिमिनेट किया हमने पहले ऑप्शन को, भाई यही हमारा करेक्ट है, क्योंकि इंप्रूवमेंट इन स्लीप दे रखा था, इसमें स्लीप डिक्रीज हो जाती है डिमेंशिया में। अब्सेंस ऑफ सनडाउन सिंड्रोम है लेकिन प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन केयर, लेकिन डिमेंशिया का पेशेंट है उसमें पर्सनल हाइजीन केयर है वो अब्सेंस रहती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक एनोरेक्सिया नर्वोसा का क्लाइंट है, नर्स उसकी केयर कर रही है। विच बिहेवियर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डिसऑर्डर एंड रिफ्लेक्स एंजाइटी मैनेजमेंट। तो उसमें भाई एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट में भाई कौन सा बिहेवियर होता है भाई इस डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करता है और जो कि एंजाइटी मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में पढ़ते हैं। भाई एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा मेंटल डिसऑर्डर है, एक मेंटल ईटिंग डिसऑर्डर है। दो तरह के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, एक तो एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड एक बुलीमिया नर्वोसा।
दो तरह के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है भाई, पेशेंट है ना वो खाना पीना छोड़ देता है भाई, उसको अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका सीवियर वेट लॉस हो जाता है, सीवियर वेट लॉस, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। उसमें सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि वो भाई पानी भी नहीं पीता, क्योंकि उसको ऐसे लग जाता है अगर वो पानी पिएगा ना तो उसका वेट गेन हो जाएगा, तो उसको पेशेंट को फियर होता है कि भाई वो उसका मोटापा ना, जो ओबिसिटी का उसका फोबिया रहता है कि उसको फियर रहता है कि उसको मोटापे से डर लगता है, तो उसको कम करने के लिए वो खाना पीना भी छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसमें सीवियर वेट लॉस हो जाएगा, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ये किस में होता है, मेनली प्रजेंट इन फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स के अंदर ही ज़्यादा प्रेजेंट होता है, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा इन फीमेल्स प्रेजेंट रहता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स का अप्लाई करते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई टू फीड द पेशेंट। हम उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल का अप्लाई करते हैं भाई, पेशेंट को फीड करने के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाते हैं, उसका सारा खाने का टाइम टेबल, उसमें न्यूट्रिएंट्स की भाई कौन कौन से उसको खाना खाना पड़ेगा, और उसको स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन के साथ उस पेशेंट की केयर करते हैं, ताकि हम उसकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक कर सकें, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में मेनली न्यूरोमस्कुलर जो हमारा सिस्टम होता है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है भाई, इंगेजिंग इन इमोरल एक्ट्स, always reinforcement of the self approval, observing rigid rules and regulations, and having the need to always to make the right decision। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए जो कि हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा केस में भाई उसके स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन को हमें करना है। अब जैसे मतलब नर्सिंग में नोरसेट के एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि भाई वो आपको याद ही करने पड़ेंगे कि भाई इसका आंसर ये होता है। जैसे इस कंडीशन में, एनोरेक्सिया नर्वोसा की कंडीशन में आपको क्या याद करना है, और कुछ भाई आपके आपके मतलब कैसा क्वेश्चन है उसमें ये जिक्र रहेगा कि भाई उसके लिए हम रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑब्जर्व करते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसकी स्ट्रिक्ट डाइट प्लानिंग हम करते हैं। मेनली एनोरेक्सिया नर्वोसा का यही क्वेश्चन आता है। अब मान लो भाई डिजोक्सिन ड्रग है, मान लो आप डिजोक्सिन ड्रग का से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसमें इसके साइड इफेक्ट क्या है, या फिर नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो मतलब हमारे नोट सेट में फिक्स क्वेश्चन होते हैं कि भाई इस टॉपिक से ये क्वेश्चन तो बनेगा ही, मतलब यही क्वेश्चन बनेगा इस क्वेश्चन से। जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा में बता दिया कि इसमें डाइट के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है कि हम उसको कैसे डाइट फॉलो करवाते हैं और कैसे करवाते हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट रूल्स को हम फॉलो करते हैं टू गिव द डाइट टू द पेशेंट टू देर मैनेजमेंट ऑफ देर सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड सीवियर वेट लॉस। उसके वेट लॉस और सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए उसके लिए हम स्ट्रिक्ट डाइट प्लानिंग यूज करते हैं। अब अगली देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द नर्स प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन टू द malnourished प्रेग्नेंट क्लाइंट रिगार्डिंग आयरन सप्लीमेंटेशन, विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मतलब नर्स एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रही है, malnourished प्रेग्नेंट क्लाइंट है, आयरन सप्लीमेंटेशन के लिए उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो क्लाइंट की कौन सी स्टेटमेंट है जो इंडिकेट कर रही है कि भाई क्लाइंट ने जो नर्स ने इंस्ट्रक्शन दी थी वो समझ गई है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन, भाई जो नर्स ने उसको जो जो इंस्ट्रक्शन दी वो समझ गई है, ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो कि ये चीज़ शो कर रहा है। तो इसमें क्या है, आयरन सप्लीमेंट्स विल गिव मी ए डायरिया, ये बता रही है भाई, वो बोल रही है सॉरी जो क्लाइंट जो वो कह रही है कि भाई जो आयरन सप्लीमेंट्स है ना वो उसको डायरिया कोज कर देंगे। मीट डज नॉट प्रोवाइड एंड शुड अवॉइडेड, भाई मीट आयरन नहीं प्रोवाइड करता और वो अवॉइड करना चाहिए। द आयरन इज बेस्ट अब्जॉर्ब इफ टेकन एन एम्प्टी स्टोमक, आयरन जब अब्जॉर्व होता है जब उसको एम्प्टी स्टोमक लिया जाए। ऑन द डेज दैट आई ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और काफ लीवर आई कैन वोमिट टेकिंग द आयरन सप्लीमेंट्स। मतलब ये बोल रहे कि भाई अगर मैं जिस दिन ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाऊंगी या फिर काफ लीवर खाऊंगी उस दिन मैं आयरन सप्लीमेंट्स को वोमिट कर दूंगी। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि बता रही, ये जैसे 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, इन स्टेटमेंट में से कौन सी जो एक स्टेटमेंट है जो कि सही इंडिकेट कर रही है भाई जो जो क्लाइंट है वो नर्स की बात समझ गई है। अब जो आयरन सप्लीमेंट का रूल होता है दैट इज आयरन टैबलेट। आयरन टैबलेट हम कब लेते हैं, दैट इज एम्प्टी स्टोमक। इसको हम सिट्रस फ्रूट के साथ लेते हैं, सिट्रस फ्रूट मेनली किसके साथ लेते हैं, मेनली ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस के साथ हम इसको लेते हैं टू इंक्रीज इट्स अब्जॉर्प्शन, इसके अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हम ऑरेंज जूस के साथ लेते हैं। और इसको किससे लेते हैं, स्ट्रो साथ, स्ट्रो यूज टू ड्रिंक द जूस, और स्ट्रो का यूज करते हैं
टू प्रिवेंट टीथ स्टेनिंग। टीथ स्टेनिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो जूस होता है जिसमें हम आयरन का सप्लीमेंट ले रहे थे, तो उसको हम स्ट्रो की हेल्प से पीते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, टीथ स्टेनिंग कर देता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्ट्रो का यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ भाई, एम्प्टी स्टोमक लेते हैं, सिट्रस फ्रूट के साथ लेते हैं उसको, किसके साथ, मेनली ऑरेंज जूस के साथ लेते हैं। भाई पहले आज से नोट सेट में भी क्वेश्चन आता है भाई, आयरन सप्लीमेंट्स के लिए देने के लिए कौन सी जो वो ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट है, भाई कैसे हम आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। तो उसमें ऑप्शन आता है तो भाई उसको फुल ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस के साथ देते हैं। तो इसका हमारे पास क्या, भाई इसको एम्प्टी स्टोमक देते हैं हम। चलिए इसको देखते हैं। आयरन सप्लीमेंट्स गिवन विल गिव मी डायरिया, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो, क्योंकि ये क्या कोज करती है, कॉन्स्टिपेशन कोज करता है आयरन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे ये गलत होगा डायरिया की वजह से, क्योंकि आयरन हमेशा कॉन्स्टिपेशन कोज करता है। मीट डज नॉट प्रोवाइड आयरन एंड शुड बी अवॉइडेड, ये भी गलत होगा, क्योंकि मीट होता है वह हाई सोर्स ऑफ द आयरन होता है, हाई सोर्स ऑफ आयरन। जो हमारे पास मीट होता है वो आयरन का बेस्ट सोर्स होता है, हाई सोर्स होता है। द आयरन इज ऑब्जर्व इफ टेकन ऑन एम्प्टी स्टोमक, हाँ ये हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ये बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। एंड ऑन द डे दैट आई ग्रीन लीफी, ये भी बिल्कुल गलत है भाई। ये बोल रही है कि वो जिस दिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएगी उस दिन वो आयरन सप्लीमेंट्स को वोमिट कर देगी, भाई नहीं लेगी। तो ये हमने बता दिया भाई, एम्प्टी स्टोमक लेते हैं, सिट्रस फ्रूट के साथ लेते हैं उसको। ये ऑप्शन क्यों गलत होया, क्योंकि मीट में हाई सोर्स होता है, लेकिन इसमें बताया भाई बिल्कुल नहीं होता, और आयरन सप्लीमेंट्स कॉन्स्टिपेशन कोज करते हैं, ना कि डायरिया। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारा आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, लियोथायरोक्सिन इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए क्लाइंट डायग्नोज फॉर विद हाइपोथायरॉयडिज्म। भाई लियोथायरोक्सिन प्रेस्क्राइब की है, कोई कोई एक क्लाइंट था हाइपोथायरॉयडिज्म का, जिसमें T3 T4 हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे थे, उसके लिए लियोथायरोक्सिन प्रेस्क्राइब की गई है। अपॉन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट रिकॉर्ड द नर्स नोट्स दैट द क्लाइंट इज टेकिंग वारफरिन, और उसने क्लाइंट का रिकॉर्ड में देखा, नर्स ने देखा कि भाई वो क्लाइंट वारफरिन भी ले रही है साथ, जो कि एंटीकोगुलेंट होता है। विच मॉडिफिकेशन ऑफ टू द प्लान ऑफ द केयर शुड द नर्स रिव्यू विद द क्लाइंट प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो नर्स क्या रिव्यू करेगी, उसके जो उस प्लान ऑफ केयर उसका बना रखा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ। क्या पहला ऑप्शन है हमारे पास, डिक्रीज डोज ऑफ लियोथायरोक्सिन, जो लियोथायरोक्सिन T3 है उसकी डोज को कम कर देगी। इंक्रीज डोज ऑफ T4 सॉरी, भाई जो लियोथायरोक्सिन ड्रग ले रही है क्लाइंट उसको इंक्रीज कर देगी उसकी डोज को। ये डिक्रीज डोज ऑफ वारफिन सोडियम, जो वारफिन जो ड्रग ले रही है एंटीकोगुलेंट उसकी डोज को डिक्रीज कर देगी। एंड इंक्रीज डोज ऑफ द वारफरिन सोडियम, या फिर जो वारफरिन सोडियम है उसकी डोज को इंक्रीज कर देगी। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया भाई, लियोथायरोक्सिन के बारे में बताया गया, दैट इज लियोथायरोक्सिन। लियोथायरोक्सिन हमारे पास T4 हार्मोन होता है, जो कि यूज इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, यूज इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में हम T4 हार्मोन्स का यूज करते हैं। जो लियोथायरोक्सिन कैसे यूज होती है, ओडी यूज होती है, डेली यूज होती है, 6 AM पर ये यूज होती है, एंड लाइफ लॉन्ग ये लेनी पड़ती है, क्योंकि जो थायराइड इसमें मेनली T4 में थायराइड हार्मोन होता है, और वैसे भी ये लियोथायरोक्सिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म के लिए भी, लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी, स्केलेटल ग्रोथ के लिए भी लियोथायरोक्सिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो क्या हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म केस में यूज हो रहा था, जिसमें लियोथायरोक्सिन हम डेली लेते हैं, दिन में एक बार सुबह 6 बजे लाइफ लॉन्ग लेने पड़ती है। अब वारफरिन है, वारफरिन किस में यूज होती है, वारफरिन एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है, एंटीकोगुलेंट ड्रग, ये एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है जो यूज़ की जाती है किसी भी जो जिसमें क्लॉट बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जिस पेशेंट में, उसमें वारफरिन सोडियम का यूज़ किया जाता है। अब इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी, नोट बना के आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जो वारफरिन सोडियम होता है ना, ये आप लिख रहे हैं ना, वारफरिन सोडियम, दैट इज वारफरिन सोडियम डिक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ लियोथायरोक्सिन। मतलब जो वारफरिन सोडियम एंटीकोगुलेंट हम पेशेंट को देते हैं वो क्या करता है, जो लियोथायरोक्सिन T4 हार्मोन दे रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है, ये आप याद रखेंगे। अगर लेकिन लियोथायरोक्सिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, सो डिक्रीज द डोज ऑफ वारफरिन सोडियम in case if both drugs are used
जब दोनों ड्रग यूज की जा रही है, मान लो किसी पेशेंट लिवोथायरोक्सिन एंड वारफरिन सोडियम दोनों यूज की जा रही हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वारफरिन सोडियम की डोज है ना उसको डिक्रीज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वारफरिन सोडियम लिवोथायरोक्सिन की इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। तो इसमें ये ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन 3 ये करेक्ट है। इसमें बताया गया है ए डिक्रीज डोजेज ऑफ द वारफरिन सोडियम। भाई वारफरिन सोडियम की डोज को हम डिक्रीज कर देते हैं। उसका रेशनल मैंने यहाँ पे बता दिया क्यों कर देते हैं, क्योंकि लिवोथायरोक्सिन की इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। आंसर 3 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया। द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट विद इम्फाइजिमा। एक इम्फाइजिमा का पेशेंट है जिसको नर्स टीच कर रही है अबाउट पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए दैट हेल्प ब्रीथिंग ड्यूरिंग डिस्पनिक। भाई उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, मतलब उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस दौरान भाई उसको पोजीशन प्रोवाइड करनी है, उसके बारे में क्लाइंट को नर्स टीचिंग प्रोवाइड कर रही है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट दैट विच पोजीशन एलिवेट डिस्पनिया। तो कौन सी पोजीशन है जो कि डिस्पनिया मतलब डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग को एलिविएट मतलब खत्म कर देगी। एक एलिवेट होता है, एक एलिविएट। एलिवेट होता है उठना एंड एलिवेट होता है उसको खत्म करना। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई का क्वेश्चन है, दैट इज साटा का। ठीक है, साटा सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब इसमें सीटिंग अप एंड लीनिंग ऑन द टेबल, स्टैंडिंग एंड लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, lying supine with the feet elevated and sitting up with the elbows resting on the knees and lying on the back in lower shoulder position। तो डिस्पनिया के केस में, इन केस ऑफ डिस्पनिया हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं? इन केस ऑफ डिस्पनिया हम कौन सी प्रोवाइड करते हैं? वी प्रोवाइड ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं टू इम्प्रूव ब्रीथिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम डिस्पनिया के केस में पेशेंट को ऑर्थोपेनिक पोजीशन देते हैं। मतलब एक तो क्या होता है ऑर्थोपेनिक पोजीशन, क्या होता है? सिटिंग ऑन बेड एंड लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ झुकना, जो पोजीशन हम एपिस्टैक्सिस में भी देते हैं। सिटिंग बेड के ऊपर बैठेगा और आगे की तरफ झुक जाएगा, उसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी ब्रीथिंग पैटर्न इंप्रूव होगा, जिसकी वजह से पेशेंट की जो डिस्पनिया की कंडीशन है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया गया है? सिटिंग अप विद द लीनिंग ऑन ए टेबल, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट। अब स्टैंडिंग एंड लीविंग अगेंस्ट द वॉल, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भाई दीवार के सहारे खड़े होंगे और हम आगे की तरफ झुकेंगे दीवार के हाथ लगा के। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। लाइंग सुपाइन पोजीशन हम कभी प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि सुपाइन अवॉइड करते हैं जिस केस में डिस्पनिया हो। अगर पेशेंट को पहले डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है और हम उसको सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। सिटिंग अप विद एल्बो रेस्टिंग ऑन नीज, भाई वो बैठेगा और जो उसकी एल्बोज है ना वो नीज के ऊपर रेस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें ये बताया गया है जो हमारा चौथा ऑप्शन है उसमें, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। भाई वो बैठा आएगा और जो हमारे घुटने होते हैं ना उसके ऊपर अपनी कोहनी को टेक लेगा, एल्बो को टेक लेगा, जिससे वही पोजीशन बनेगी। लीनिंग फॉरवर्ड वाली ही पोजीशन इसमें बन गई है फोर्थ ऑप्शन में। एंड लाइंग ऑन द बैक के ऊपर भी कभी लाई नहीं करता, मतलब ये सुपाइन पोजीशन ही बता रहा है लाइंग ऑन द बैक पे। तो ठीक है, लो फॉलोअर भी नहीं प्रोवाइड करते, इसमें हम हाई फॉलोअर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं विद लीनिंग फॉरवर्ड। तो ऑप्शन थर्ड एंड फिफ्थ हमारे पास गलत हो गए। तो हमारे पास आंसर कौन सा बचा? दैट इज पहला, दूसरा एंड चौथा, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गए इस क्वेश्चन के, कि भाई उसको हम ऑर्थोपेनिक पोजीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका बेटर गैसेज एक्सचेंज हो उसके। सुपाइन पोजीशन हम कभी प्रोवाइड नहीं करते। अगर इसकी जगह लो फॉलोअर है ना, इसकी जगह अगर हाई फॉलोअर या फिर सेमी फॉलोअर भी आ जाता है तो हम इस ऑप्शन को भी करेक्ट कर सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में ये गलत है क्योंकि इसमें लो फॉलोअर पोजीशन बताई गई है। हम ये याद रखेंगे भाई पेशेंट को डिस्पनिया के केस में ओनली ऑर्थोपेनिक पोजीशन ही प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है। ए क्लाइंट इज अबाउट अंडरगो ए लंबर पंचर। भाई क्लाइंट है वो, उसका लंबर पंचर होना है। द नर्स डिस्क्राइब द क्लाइंट दैट विच पोजीशन विल बी यूज ड्यूरिंग द प्रोसीजर। उसको मतलब नर्स डिस्क्राइब करे क्लाइंट को भाई कौन सी पोजीशन यूज की जाती है इस प्रोसीजर के दौरान। मैं आपको बता दूं इसमें यूज की जाती है सी शेप पोजीशन, दैट इज सी शेप पोजीशन। सी शेप पोजीशन यूज की जाती है। अब पहला ऑप्शन साइड लाइन विद पिल्लो अंडर द हिप, भाई जो उसके हिप्स हैं उसके नीचे एक पिल्लो रख देगी और उसको साइड लाइन पोजीशन प्रोवाइड कर देगी नर्स। प्रोन विद पिल्लो अंडर द अबडोमन, भाई प्रोन पोजीशन देख के और उसके जो अबडोमन है उसके अंडर एक पिल्लो लगा देगी। फ्रंट ना प्रोन इन स्लाइड टेंडरबल पोजीशन, या फिर उसको
टेंडलबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करेगी प्रोन में, जिसको हम जिसी की कौन सी केस में यूज की जाती है, शो के कंडीशन में शो के केस में यूज की जाती है। साइड लाइंग विद लेग्स पुल्ड अप एंड हेड ऑफ द बेड डाउन टू द चेस्ट, मतलब ये होता है भाई साइड लाइंग पोजीशन प्रोवाइड करके हम पेशेंट को बोल लेंगे कि भाई आप अपने घुटनों को चेस्ट की तरफ बेंड कीजिए, ठीक है, और हेड को बेंड कीजिए। अब अगर मान लो पेशेंट अपने हेड को बेंड करेगा और अपने नीज को भी बेंड करेगा तो उसमें सी शेप की पोजीशन बन जाएगी, मतलब हेड भी बेंड किया और अपने जो नीज है ना उनको बेंड करके चेस्ट की तरफ लेके जाएगा, तो पेशेंट की सी शेप पोजीशन बन जाएगी, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि भाई लंबर पंचर के केस में हम सी शेप पोजीशन प्रोवाइड करते हैं नीडल डालने के लिए सबअरेकनोइड स्पेस में, ठीक है। अब इसकी लोकेशन की बात आती है भाई, मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ क्या होती है हमारे पास, जो कि अडल्ट में होती है L2 और L3 के बीच में, एंड वो चिल्ड्रंस में होती है L3 एंड L4 के बीच में। अडल्ट में होती है L2 to L3 एंड चिल्ड्रन में L3 to L4। जो हमारे पास लंबर पंचर की लोकेशन बताई गई है दैट इज लंबार रीजन में क्या होती है L2 L3 अडल्ट में, L3 L4 किसमें, चिल्ड्रन में। तो हमारे पास जो ऑप्शन 4 है ना वो करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ही सी लाइन जो हमारी सी शेप पोजीशन है ना उसका डिस्कस किया गया है कि भाई पेशेंट को सी शेप पोजीशन प्रोवाइड करेंगे कैसे, उसके जो हेड है उसको बेंड कर देंगे और जो नीज है उसको बेंड कर देंगे टुवर्ड्स द चेस्ट, जिसकी वजह से पेशेंट की सी शेप पोजीशन बन जाएगी और पेशेंट रहेगा साइड लाइन पोजीशन में, ठीक है। ये हमारे पास जो बाकी ऑप्शन है हमारे पास गलत हो गई। आंसर क्या बना हमारे पास इसका, आंसर 4। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया। द नर्स रिकॉग्नाइज दैट विच इंटरवेंशन आर लाइकली टू फैसिलिटेट इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन ए डाइंग क्लाइंट एंड ए फैमिली, मतलब नर्स कैसे रिकॉग्नाइज करेगी विच इंटरवेंशन से कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है किस किस के बीच में, डाइंग क्लाइंट और फैमिली के बीच में। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ये भी 60 का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है द नर्स इंकरेज द क्लाइंट एंड फैमिली टू आइडेंटिफाई एंड डिस्कस फैमिली फीलिंग्स ओपनली, भाई उसको नर्स क्या करेगी, इंकरेज करेगी क्लाइंट को एंड फैमिली मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और डिस्कस करने के लिए फीलिंग्स को ओपनली। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी एंजाइटी भी कम होगी और उनको इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा। इमोशनल सपोर्ट, इसमें इमोशनल सपोर्ट के बारे में बताया गया, भाई उसको फैमिली मेंबर्स को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब अगला है द नर्स असिस्ट द क्लाइंट एंड फैमिली इन कैरिंग आउट स्पिरिचुअली मीनिंगफुल प्रैक्टिस, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। भाई इसमें बताया भाई नर्स असिस्ट करेगी क्लाइंट को भी और फैमिली को भी क्या करने में, जो उसके स्पिरिचुअल होते हैं, जैसे अलग अलग जो रिलीजन होते हैं उसमें अलग अलग स्पिरिचुअल्स होते हैं, तो नर्स सभी की रिस्पेक्ट करेगी, सभी की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करेगी, तो उस रीजन से नर्स असिस्ट भी करवाएगी उसकी स्पिरिचुअलिटी में। तो ऑप्शन भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया। द नर्स रिमूव ऑटोनॉमी फ्रॉम द क्लाइंट टू एलिविएट एनी अननेसेसरी स्ट्रेस फ्रॉम द क्लाइंट, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, जो रिमूव कर देगी, एलिविएट भाई खत्म करना अननेसेसरी स्ट्रेस को, क्योंकि भाई क्या करना है, हमें तो स्ट्रेस को रिलीव करना है फैमिली का भी और उस क्लाइंट से रिलेटेड जो उसके भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके गार्जियंस हैं, कोई भी हो, तो हमें उसके स्ट्रेस को रिलीव करना है, एलिवेट करना है, लेकिन इसमें इसने रिमूव करने से मना कर दिया। द नर्स मेक डिसीजन फॉर द क्लाइंट एंड फैमिली मेम्बर टू रिलीव देम फॉर अननेसेसरी डिमांड्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके अननेसेसरी डिमांड नहीं होती, ये क्या होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। भाई पेशेंट को और उसके फैमिली मेम्बर्स को असिस्ट करेगी, मोटिव इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। द नर्स मेंटेन्स ए काल्म एटीट्यूड एंड वन ऑफ द एक्सेप्टेंस व्हेन फैमिली एंड क्लाइंट एक्सप्रेस एंगर, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारे पास। जो हमारे पास डाबड़ा की स्टेज आती है दैट इज डाबड़ा, जिसमें क्या होता है डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड क्या होता है एक्सेप्टेंस, ये हमारे पास स्टेज होती हैं किसकी, ग्रीफ की, ठीक है। तो इसमें नर्स मेंटेन काम एटीट्यूड करेगी, क्योंकि उसमें जो क्लाइंट के फैमिली मेंबर है ना उनको एंगर आ जाता है इस कंडीशन में। भाई मान लो उसका भाई किसी फैमिली मेंबर किसी पर्सन की डेथ होगी तो उनको एंगर आना लाजमी है, जो कि हमारे ग्रीफ का प्रोसेस का बिल्कुल मतलब बेसिक प्रोसीजर है, बिल्कुल नॉर्मल स्टेप है कि भाई उसको गुस्सा आएगा तो उसको नर्स कंट्रोल करेगी और अपना काम एटीट्यूड ही मेंटेन करके रखेगी। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट हो गए, दैट इज पहला, दूसरा और पांचवा। पहला, दूसरा और पांचवा इसके हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गए हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया। इन डिप्रेस्ड क्लाइंट वर्बलाइज फीलिंग्स ऑफ लो सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ टाइपिड बाय स्टेटमेंट्स सच एज, भाई क्या स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है डिप्रेस्ड क्लाइंट, वो क्या कह रहा है, आई एम सच ए फेलियर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग राइट, ये कह रहा है भाई मैं फेलियर और मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। हाउ शुड द नर्स प्लान टू रेस्पॉन्ड टू द क्लाइंट स्टेटमेंट, तो नर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेगी क्लाइंट की स्टेटमेंट के।
रीअश्योर द क्लाइंट दैट थिंग्स विल बी बेटर, भाई क्लाइंट को रीअश्योर करवाएगा भाई सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसमें बताएगा भाई इसमें झूठा दिलासा दे रही है, भाई ठीक हो भी सकती है नहीं भी, तो ये हमारे पास ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, टेल द क्लाइंट दैट दिस इज नॉट ट्रू एंड दैट वी ऑल हैव ए पर्पज ऑफ द लाइफ, उसको ज्ञान नहीं देना पहली बात तो। ठीक है, उसमें ये कह रही है कि भाई ये नर्स को बोलेगी कि ये ठीक नहीं है, आप जो भी बोल रहे हो कि भाई मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता। अब हम हमारी सबकी लाइफ का एक पर्पज होता है। ठीक है, ये हम उसको नहीं सुझाव देंगे। आइडेंटिफाई रिसेंट बिहेवियर्स एंड अकम्प्लिश दैट डिमोन्स्ट्रेट द क्लाइंट स्किल, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ये बताया गया है कि भाई जो क्लाइंट के रिसेंट बिहेवियर थे ना, मतलब डिप्रेशन में जाने से पहले या फिर जब हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था तब उसके वही क्लाइंट का क्या बिहेवियर था और वो क्या क्या मतलब उसकी क्लाइंट्स की क्या क्या स्किल थी, तो उसके बारे में उसको अवगत कराएगी। और उसके अगर पेशेंट से अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करेगी उसके स्किल्स के बारे में, उसके रिसेंट बिहेवियर के बारे में, तो क्लाइंट के एंजाइटी रिड्यूस होगी, जिससे पेशेंट के ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उसके सुसाइड होने का रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। रिमेन विद क्लाइंट एंड सिट इन साइलेंस, हमें साइलेंस में नहीं बैठना, उसके साथ पेशेंट के साथ बातचीत करनी है, टॉक करनी है, उसके साथ बातचीत करनी है ताकि पेशेंट की एंजाइटी कम हो सके और वो अपनी फीलिंग्स को वर्बलाइज कर सके। अगर मान लो हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो अपनी फीलिंग्स को बताएगा, अपनी फीलिंग्स को वर्बलाइज करेगा, तो उस पेशेंट में उसकी एंजाइटी कम हो जाएगी एंड डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। हम साइलेंस नहीं करेंगे, अगर साइलेंट हो जाएंगे तो जो क्लाइंट है उसकी जो अपनी फीलिंग्स को वर्बलाइज नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में और भी ज़्यादा चला जाएगा, डिप्रेशन की वर्स्ट कंडीशन में वो चला जाएगा। तो इसमें ये बताया गया कि हम उसको उसके रिसेंट बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, भाई पेशेंट कैसे रहता था, और उसके जो उसकी क्लाइंट्स की स्किल हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि आप इस चीज़ में सक्षम हो, आई एम सच ए फेलियर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग राइट, इस चीज़ का ये जवाब होगा नर्स का। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द नर्स हैज जस्ट एडमिटेड टू द नर्सिंग यूनिट विद द क्लाइंट विद बैसिलर स्कल फ्रैक्चर हु इज एट रिस्क ऑफ इंक्रीज आईसीपी, भाई उसका बैसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ है, उसका इंक्रीज आईसीपी का उसका रिस्क है। पेंडिंग स्पेसिफिक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन, द नर्स वुड सेफली प्लेस द क्लाइंट इन विच पोजीशन, मतलब पोजीशन का क्वेश्चन है। भाई बैसिलर स्कल फ्रैक्चर का एक पेशेंट है जिसमें क्या रिस्क है, आईसीपी बढ़ने का रिस्क है, तो उसमें कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेगी, इस क्वेश्चन में मेनली ये पूछा गया है। ठीक है, ये इसमें हेड मिड लाइन बिल्कुल करेक्ट जवाब है इसका, हेड मिड लाइन, भाई उसकी हेड को मिड लाइन पोजीशन रखते हैं, न्यूट्रल रखते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड, हाँ इसमें सेमी फोलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज सेमी फोलर पोजीशन, सेमी फोलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं इन द केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी को प्रिवेंट करने के लिए हम आईसी जो हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करके 30 से 35 डिग्री पर रखते हैं, जिसको सेमी फोलर पोजीशन बोलते हैं। नेक को न्यूट्रल पोजीशन रखते हैं और हेड है उसको मिड लाइन में करते हैं ताकि उसका आईसीपी ना बढ़ पाए। ठीक है, वन हेड टर्न टू द साइड व्हेन बेड इज फ्लैट, बेड को हम फ्लैट कभी नहीं रखें, फ्लैट वर्ड आने से ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हम जो बेड एंड है उसको एलिवेट करके रखते हैं ताकि आईसीपी ना बढ़ पाए। नो नेक एंड जा फ्लैक्स फॉरवर्ड व्हेन ओपनिंग द माउथ, ये भी एक्शन हम नहीं करते हैं, ओनली ये 3 एक्शन ही हम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3। आईसीपी के केस में आप ये याद रखना कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, पोजीशन तो हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज सेमी फोलर पोजीशन हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, हेड को मिड लाइन में रखते हैं और नेक को हम न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रखते हैं, ये आप बात याद रखें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है। द नर्स रिव्यू द आर्टियल ब्लड गैस रिजल्ट्स ऑफ ए क्लाइंट विद इम्फाइजेमा एंड नोट्स दैट लेबोरेटरी रिपोर्ट, भाई एक इम्फाइजेमा का पेशेंट है, उसकी एबीसी रिपोर्ट नर्स देख रही है, उसमें पीएच बताई गई है 7.0, PaCO2 बताई गई है 58 mmHg, PaO2 बताई गई है 80 mmHg एंड कार्बोनेट आयन की वैल्यू बताई गई है 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसमें क्या क्या बताया गया है, पीएच दैट इज 7.30, जो CO2 PaCO2 वैल्यू क्या बताई गई है 58 mmHg एंड PO2 हमारे काम का होता ही नहीं है, HCO3 कितनी बताई गई 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसकी वैल्यू बताई गई है इस क्वेश्चन में। अब नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू होते हैं 7.35 टू 7.45, तो हमारी होती है पीएच की, जो 35 से 45 होती है हमारी PaCO2 की, और जो 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट होती है हमारे पास कार्बोनेट आयन की। ये हमारे पास नॉर्मल वैल्यू होती है नॉर्मल कंडीशन में, ये हमारे पास क्वेश्चन में बताई गई हैं, ये क्या किस में बताई गई है क्वेश्चन में। अब इसमें कैसे इंडिकेट करते हैं, पीएच होनी चाहिए 7.35 से 7.45, 7.35 से हम इंडिकेट करते हैं नीचे एसिडिक को और 7.45 से ऊपर हम इंडिकेट करते हैं बेसिक को। मेनली 7.40 इसका मिड पॉइंट है 7.40। अब 7.30 बता रखी है तो एसिडिक कंडीशन तो ये हो गई,
ठीक है। अब कैसे देखते हैं, एसिडिक तो हो गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखते हैं 58, कितनी होनी चाहिए, 45 से 45 होनी चाहिए, 35 से 45, लेकिन 58, लेकिन ये अब नॉर्मल हो गई है, ठीक है, अब नॉर्मल। अब HCO3 22 से 27 होनी चाहिए, जो कि 27 हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट है। अब मेटाबॉलिक तो ये हो नहीं सकता, तो हमारे पास क्या बचाइए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दैट इज ये रहा हमारे पास थर्ड ऑप्शन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जो ABG एनालिसिस की क्लास है वो मैंने एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, उस पर डाल रखी है। आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस बिल्कुल डिटेल में टॉपिक करवा रखा है। आई थिंक वो आधे घंटे की वीडियो है, उसके अंदर मैंने पूरा ABG एनालिसिस को कंप्लीट डिस्कस कर रखा है, जिसमें रो मेथड जो कि हम पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल, वो भी पढ़ा रखा है। और इसमें कंपनसेटेड, अनकम्पनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड, ये तीनों चीज़ें, इनके बारे में बिल्कुल कंप्लीट डिस्कशन कर रखा है। और कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल उसमें सोल्व करवा रखे हैं इसी क्वेश्चन के। भाई PS दे दी, PaCO2 दे दी और कार्बोनेट आयन की वैल्यू दे दी, तो इसमें एसिड बेस इम्बैलेंस भाई पूछा गया है, तो उसके 10 से 15 एग्जाम्पल मैंने करवा रखे हैं। तो वीडियो आप जरूर देखें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड, आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस से रिलेटेड हमारे सभी नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो ESIC हो, DSSB हो, NORCET, RRB, कुछ भी हो, मान लो CHO में भी तक भी ये आते हैं क्या, एसिड बेस इम्बैलेंस के क्वेश्चन। तो आप वो वीडियो जरूर देख के आए, उसमें कंपनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड, अनकम्पनसेटेड सारी डिटेल में करवा रखी है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स हैज़ एडमिटेड ए क्लाइंट टू द क्लिनिकल नर्सिंग यूनिट आफ्टर अंडरगोइंग ए राइट मास्टेक्टमी। मतलब एक क्लाइंट की राइट मास्टेक्टमी हुई, मास्टेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, वो हुई है, राइट मास्टेक्टमी उसकी हुई है। द नर्स शुड प्लान टू प्लेस द राइट आर्म इन विच पोजिशन। तो नर्स क्या प्लान, नर्स प्लान करेगी कि भाई उसके राइट आर्म को किस पोजीशन में प्लेस करेगी, ठीक है। अब एलिवेट ऑन द पिलो, पिलो के ऊपर एलिवेट करेगी। लेवल एट द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के लेवल पर मेंटेन करेगी। डिपेंडेंट टू द राइट एट्रियम, भाई राइट एट्रियम से डिपेंडेंट रहेगी, भाई उसके लेवल पर मेंटेन करेगी। एलिवेट अबव शोल्डर लेवल, उसके शोल्डर लेवल से उसको अबव एलिवेट कर देगी। अब मास्टेक्टमी की कंडीशन में जब मास्टेक्टमी करते हैं, मास्टेक्टमी क्या होती है, सबसे पहले ये बात आती है, रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, हम ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं मास्टेक्टमी। अब इसमें क्या करते हैं, अगर ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया तो उस हैंड को हम जिस साइड की मास्टेक्टमी होती है उसको एलिवेट करके रखते हैं, एलिवेट ऑन द पिल्लो, हम उसको एलिवेट करके रखते हैं अबव फ्रॉम राइट एट्रियम, अबव राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से हम उसको अबव रखते हैं, ताकि बिकॉज टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करने के लिए, लिम्फेटिक ड्रेनेज, दैट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज और लिम्फ फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए जिस साइड की मास्टेक्टमी होती है उस साइड के हैंड को हम एलिवेट करके रखते हैं। कितना एलिवेट, पिल्लो के ऊपर करके रखते हैं, और कितना ऊपर करके रखते हैं कि भाई वो राइट एट्रियम का लेवल है ना उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाए, ताकि जो लिम्फ फ्लो है वो आराम से इंप्रूव हो पाए। तो इसमें क्या होता है, एलिवेट ऑन शोल्डर लेवल, शोल्डर लेवल से ऊपर हम मेंटेन नहीं करते, थोड़ा सा ऊपर करते हैं एज ए पिल्लो के ऊपर। डिपेंडेंट ऑन राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बिल्कुल लेवल में नहीं होता, राइट एट्रियम से ऊपर रखना होता है। लेवल विद राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के लेवल पर नहीं रखना होता है, मैंने पहले बता दिया। तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट बचा करेक्ट, एलिमिनेशन से भी। और आपको याद भी कर सकते हैं कि भाई जिस साइड की मास्टेक्टमी हुई है क्लाइंट में उस साइड के हैंड को हम एलिवेट करके रखते हैं, किसके ऊपर, पिल्लो के ऊपर, सॉरी। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि ऑन द सेकंड पोस्टमार्टम डे, भाई डिलीवरी हुई है कि मदर की, उसके दूसरे दिन एक क्लाइंट कंप्लेन क्या कर रही है, बर्निंग यूरिनेशन, अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। भाई उसको यूरिनेशन की में बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो यूरिन में अर्जेंसी हो रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसकी। ये यूरिन एनालिसिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ UTI, उस इसमें बताया गया भाई उसको UTI हो गई है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग मेजर्स टू टेक फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द इन्फेक्शन। नर्स क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी भाई इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट टू द नर्स टू नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन। भाई क्लाइंट की कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है कि भाई उसको और ज़्यादा एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। UTI का पेशेंट है जिसमें क्या क्या हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ यूरिन, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी हो रही है, UTI उसको हो गया है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए नर्स उसको सुझाव दे रही है। इसमें ये पूछा गया है कि भाई कौन क्लाइंट की कौन सी स्टेटमेंट है जो इंडिकेट कर रही है कि भाई उसको दोबारा से एजुकेशन दो। ऑप्शन है आई नीड टू यूरिनेट फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द डे, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि UTI के केस में हम उसको सुझाव देते हैं कि भाई वो बार बार में अपना फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करके आए। द प्रेस्क्राइब मेडिकेशन मस्ट बी टेकन एंटिल इट फिनिश्ड, हाँ बिल्कुल सही बात है, एंटीबायोटिक का कोर्स हमें पूरा लेना पड़ता है, ठीक है।
माई फ्लूइड इनटेक शुड भी इंक्रीज एटलीस्ट, हाँ हम फ्लूइड इनटेक को भी इंक्रीज कर देते हैं इन द केस ऑफ यूटीआई एंड रीनल स्टोन आल्सो, ठीक है। तो ये तीनों तो करेक्ट हो गया। हमारे पास कौन सा बचा, ये एलिमिनेट करके अगर हम बात करें तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा मतलब इस क्वेश्चन का हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें यही पूछा गया था कि भाई कौन सी स्टेटमेंट है जिसमें नर्स उसको दोबारा से एजुकेशन देगी। अब जो क्लाइंट मान लो ये कह रही भाई मुझे बार बार यूरिनेट करना चाहिए, ये उसकी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, तो उसको फर्दर इंस्ट्रक्शन की जरूरत है ही नहीं। सेकंड में क्या बता भाई मेडिकेशन पूरी लेनी है हमें, तो इसमें भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। और उसने बोला भाई 3000 ml डेली फ्लूइड को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इसमें भी फर्दर इंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बात वो बोल रही है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है भाई फूड्स एंड फ्लूइड्स दैट विल इंक्रीज यूरिन अल्कलिनिटी शुड बी कंज्यूम। इसमें यह बता भाई जो यूरिन की अल्कलिनिटी को इंक्रीज कर रही है वो फूड हमें और फ्लूइड हमें लेनी है, लेकिन ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। नॉर्मलाइज उसको फ्लूइड देना पड़ता है जैसे वाटर। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा, दैट इज आंसर फोर्थ। तीन ऑप्शन को हमने देखा भाई इनकी ये बिल्कुल करेक्ट है, तो फोर्थ को हमने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर प्रायोरिटी के क्वेश्चन अगर आते हैं सिनेरियो बेस्ड में, तो उस प्रायोरिटी के केस में सभी ऑप्शन हमारे पास मोस्टली करेक्ट ही होते हैं, लेकिन हमें जो हमारी पहली नर्सिंग प्रायोरिटी होती है ना वो चूज करनी होती है। उसमें ऑप्शन तो सारे करेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें से जो उस क्वेश्चन के हिसाब जो करेक्ट आंसर है ना हमें वो चूज करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स इज फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ ए टोर्नेडो हैज डिस्ट्रॉयड मैनी होम्स इन द कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी में टोर्नेडो आया जिसकी वजह से भाई बहुत ज़्यादा घर डिस्ट्रॉय हो गए और नर्स फर्स्ट रेस्पॉन्डर है उसमें। विच विक्टिम शुड द नर्स अटेंड द फर्स्ट, जैसे भाई प्रायोरिटी का आ गया भाई इसमें अब 4 पेशेंट दिए गए हमारे पास, चारों ही की हमें ट्रीटमेंट करनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है भाई सबसे पहले नर्स किसको अटेंड करेगी, मतलब सबसे पहले किसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो इसमें हम सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन को देख के। मैं ए प्रेग्नेंट वुमेन हु एक्नॉलेज माई बेबी इज नॉट गोइंग, एक प्रेग्नेंट वुमेन बोल रही है कि मेरा बच्चा नहीं घूम रहा है। ए वुमेन हु इज कंप्लेनिंग, एक वुमेन है वो कंप्लेन कर रही है, क्या कंप्लेन कर रही है, माई लेग इज ब्लीडिंग सो बैड, मेरे बुरी तरह से पैर में ब्लीडिंग होने लग रही है। आई एम अफ्रेड इज इट गोइंग टू फॉलो, उसको डर लग रहा है कि भाई पैर है वो कट के गिर ना जाए। ए यंग चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द अडल्ट फैमिली मेम्बर हु इज स्क्रीमिंग आई वांट माई मम्मी, ठीक है। एक बच्चा है जो कि अडल्ट फैमिली के साइड में खड़ा होकर क्या बोल चिल्लाने लग रहा है कि भाई मुझे मेरी मम्मी चाहिए, आई वांट माई मम्मी, ठीक है। एंड ओल्डर विक्टिम, एक बुढ़ा विक्टिम है यू सिटिंग नेक्स्ट, जो बैठा है टू हर हस्बैंड सोबिंग माई हस्बैंड इज डेड, माई हस्बैंड इज डेड, तो चिल्ला रही है कि भाई मेरा हस्बैंड मर गया, मेरा हस्बैंड मर गया। तो ये 4 क्लाइंट दे दिया हमारे पास, तो नर्स सबसे पहले किसको अटेंड करेगी। अब जो ये विक्टिम बोल रही है माई ओल्डर विक्टिम कि भाई जो माई हस्बैंड इज डेड, माई हस्बैंड इज डेड, तो उसको जो क्लाइंट वो नर्स है वो कभी अटेंड नहीं करेगी सबसे पहले, क्योंकि इसमें हस्बैंड तो उसका डेड हो ही चुका, तो उसमें कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन नहीं है। इसमें हम ट्राइज सिस्टम का यूज़ करते हैं, दैट इज ट्राइज, जिसमें क्या क्या यूज़ करते हैं हम, इमरजेंट, अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट, ठीक है। और एक इसके लिए यूज़ करते हैं रेड, इसके लिए येलो एंड नॉन अर्जेंट के लिए यूज़ करते हैं हम ग्रीन, और ब्लैक हम यूज़ करते हैं डेड पर्सन के लिए, ब्लैक डेड पर्सन, ठीक है। ये हमारे पास ट्राई सिस्टम होता है जिसको हम प्रायोरिटी मेंटेन करते हैं कि भाई कौन से पेशेंट को सबसे पहले केयर प्रोवाइड की जाए। अब इस कंडीशन में मान लो ऑल्डर अगर वो कह रही है भाई माई हस्बैंड इज डेड, माई हस्बैंड इज डेड, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि भाई उसको भाई हम इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे उस क्लाइंट को, क्योंकि उसका हस्बैंड तो मर चुका, कोई फायदा भी नहीं है। एक यंग साइंस लैंड भाई एक बच्चा है वो ये कह रहा है कि भाई मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, वो चिल्लाने लग रहा है, तो ये भी कोई हमारे पास इमरजेंसी नहीं है कि भाई उसको हम क्या कहें कि भाई सबसे पहले उसको ट्रीट किया जाए। ये प्रेग्नेंट वुमेन हुआ क्लेम्स, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये एक बार दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ए वुमेन हु इज कंप्लेनिंग, एक वुमेन कंप्लेन कर रही है कि माई लेग इज ब्लीडिंग, भाई उसके पैर में एक्टिव ब्लीडिंग होने लग रही है, एक्टिव ब्लीडिंग है तो उसकी वजह से उसको ज़्यादा खून निकल जाएगा तो हेमरेज हो जाएगा, और हेमरेज की वजह से उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है और उसके वाइटल ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। और ये वो भी कह रही कि आई एम अफ्रेड इट इज गोइंग टू फॉलो, कि भाई मेरा पैर कट के गिर जाएगा, मतलब उसको ये इंडिकेट कर रहा है भाई उसको सीवियर इंजरी हुई है, भाई उसके लेग में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। तो सबसे पहले हम जो नर्स है वो किसको अटेंड करेगी, जो सेकंड नंबर क्लाइंट है ना हमारे पास, इसको अटेंड करेगी, क्योंकि उसमें एक्टिव ब्लीडिंग, एक्यूट टाइप की ब्लीडिंग होने लग रही है, जो बहुत ज़्यादा रिस्क या फिर कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड मतलब जनरेट कर सकती है कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो
पेशेंट का सारा खून निकल जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट में इम्बैलेंस हो जाएगा फ्लूइड का, ब्लड का, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में जाएगा तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू एक्टिव ब्लीडिंग। तो जो सेकंड नंबर वाला क्लाइंट है उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले नर्स उसी को ही ट्रीट करेगी जो कि हमारे पास इसकी एक्टिव ब्लीडिंग हो रही थी। बाकी किसी क्लाइंट को प्रायोरिटी नहीं, मतलब ट्रीटमेंट हमें इन तीनों क्लाइंट का भी करना है, लेकिन सबसे पहले नर्स जिसको अटेंड करेगी वो हमारे पास सेकंड ऑप्शन वाला क्लाइंट है, जो कि वुमेन है, जो कंप्लेन करेगी भाई मेरे पैर से ब्लीडिंग होने लग रही है। तो हमारे पास हमने आज कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है आपके साथ, जो कि हमारे कंप्रीहेंसिव टेस्ट है यानी क्लास 8th एंड 9th एडिशन में, उनको हमने सोल्व किया है। आगे वाली क्लासेज में इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अराउंड 75 क्वेश्चन बता दिए गए हैं इस कंप्रीहेंसिव टेस्ट में, जो कि हम डेली 1 घंटे की क्लास लेकर उसको सोल्व करवाएंगे। और हमारी जो फंडामेंटल नर्सिंग की प्लेलिस्ट है उसको भी आप ज़रूर देखें। और इस क्लास के आपके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एम्स नर्सिंग नोट्स, और लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के में। तो आप वहाँ से जाके उनको नोट्स को डाउनलोड करके, PDF को डाउनलोड करके अपने नोट्स भी बना सकते हो और उनको पढ़ सकते हो और अपनी कंपटीशन की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकते हो। धन्यवाद।